नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पहले यानी कि पिछली क्लास में हमने पहले अध्याय को शुरू कर लिया था, संसाधन एवं विकास को। संसाधन एवं विकास अध्याय में हमने जाना था संसाधन क्या है, उनकी क्या उपयोगिता और क्या भूमिका है, संसाधन कितने प्रकार के होंगे, ठीक है, और उनका क्या क्या उपयोग होता है, ये सब चीज़ें हमने जान ली थी। इसी क्रम में हम जानते हैं कि आखिरकार संसाधनों का विकास क्या है। ठीक है, संसाधनों का विकास, सबसे पहले ये देखिए, संसाधन जो हमने पढ़ लिया था उसी का विकास, यानी कि जितने भी संसाधन है, मैंने आपको बताया था पृथ्वी पर जो भी चीजें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है वो संसाधन है। ठीक है, जो भी चीजें आपको दिखाई देती है अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। अब संसाधनों का विकास क्या होता है वो देखो, कि देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मनुष्य जिस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या है कि नई नई चीजें याद करता रहता है, नए नए प्रयोग करता रहता है, तो संसाधनों का भी यूटिलाइज करता है, नए नए प्रयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा कि पहले जो टीवी हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे, ठीक है, बड़े और बहुत वजन भी थे, और उनकी वो पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी नहीं हुआ करती थी। फिर क्या है कि एक जमाना, आज का जमाना एक ऐसा आ गया है कि एक ऐसा यानी कि टीवी एलईडी आ गई है कि उसको आप दीवार में लगा सकते हैं, सेट कर सकते हो, जगह भी कम रोकता है, क्वालिटी भी अच्छी है। फ़ोन पे लगा लीजिए, पहले डब्बे वाले फ़ोन आए थे, उसके बाद में दूसरा फ़ोन आया था, नोकिया का फ़ोन आया था, और पता नहीं आज कितनी क्वालिटी के फ़ोन, आज आप इस फ़ोन के अंदर पूरी दुनिया को लेकर घूम रहे हो। तो ये फ़ोन का भी अलग ट्रेंड आ गया है। तो कहने करता है धीरे धीरे मनुष्य ने क्या इन चीज़ों का विकास किया है। क्यों? मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन और अच्छा और आनंददायक और सुखदायक हो, इसलिए क्या मनुष्य उन चीज़ों का विकास करता रहता है। ठीक है, और इसी क्रम में क्या है कि संसाधनों का जब विकास होता है ना, तो मनुष्य ने क्या किया है कि संसार को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तो क्या होता है साधन संपन्न, और एक साधन जिनके पास संसाधन नहीं होते। कुछ सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करूंगा, और मेरे पास पैसा नहीं है तो संसाधनों का अच्छे से प्रयोग नहीं कर सकता। ये चीजें मुझे समझनी पड़ेगी। आज पूंजीवादी लोग क्या करते हैं, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, यानी कि वही बात है कि संसार के यानी कि कुछ जितने भी संसाधन हैं उन पे 3 या 4% लोगों का अधिकार है। ठीक है, बाकी जो है 97% लोग उनका उन पे अधिकार नहीं है। ठीक है, 3 या 4% जो पूंजीवादी लोग हैं, पैसे वाले लोग, उन्हीं पे क्या है कि उन्हीं का अधिकार संसाधनों पे है। तो संसाधनों का विकास हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है, न कि हमारे को क्या है कि उसका नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अब ये देखना जरूरी है कि सतत पोषण विकास क्या होता है। ये तो था संसाधनों का विकास, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए संसाधनों का विकास होता है। फिर भी क्या होता है कि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, और संसाधनों का जिस तरीके से जिसका अधिकार होता है उसको वो अधिकार नहीं मिल पाता है। क्यों? मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप संसाधन का प्रयोग ज़्यादा करोगे, यदि कम पैसा है तो कम प्रयोग करोगे। ठीक है, अब क्या होता है सतत पोषण विकास, ये क्या होता है पहले वो देखिए। ठीक है, सतत होता है एक लगातार पोषण करना और विकास, यानी कि पोषण करना लगातार तरीके से। ठीक है, ये होता है सतत पोषणीय विकास। फॉर एग्जाम्पल कि आज मान के चलो इसके अंदर क्या होता है कि एक सतत पोषणीय विकास के अंदर आप इस चीज का लगातार प्रयोग करते रहते हो कि आने वाली जो पीढ़ियां इस चीज का प्रयोग करें। कि आज मान लीजिए पेट्रोल, कोयला, डीजल, ठीक है, जितने भी खनिज संसाधन हैं इनका प्रयोग कर रहे हो, जितने भी धातु संसाधन इनका प्रयोग कर रहे हो, जितने वन्य जीव संसाधन है, वन्य जीव, इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन की भूमिका है। तो क्या है कि क्या आपको ही अधिकार है इनका प्रयोग करने का? क्या आने वाली पीढ़ियाँ इनको प्रयोग नहीं करेंगी? करेंगी। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास में अंदर क्या होता है कि जिन पीढ़ी यानी कि जो पीढ़ी है वो भी आने वाली इन चीज़ों का प्रयोग करे। आज नहीं, आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग करे। ये नहीं है भी ये संसाधन आपके पास है तो आप ही इसका प्रयोग करोगे, नहीं, आने वाली पीढ़ियां को भी, आने वाली पीढ़ियां भी उस पर अधिकार है उनका, और वो आने वाली पीढ़ियां इसका प्रयोग करेंगी। सतत पोषणीय विकास में हमें यह चीज़ सिखाई जाती है कि हमें किस प्रकार इन चीज़ों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल कि हम क्या है कि घर के अंदर एक मनी के है वो सेविंग करते हैं, पैसा बचाते हैं। ठीक है, क्यों बचाते हैं? कि हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि देखो इंसान को रहने के लिए क्या है कि मकान नहीं चाहिए होता इतना खास, परंतु क्या है फिर भी वो कोशिश करता है भी एक मकान बहुत होता है उसके पास रहने के लिए, फिर भी वो कोशिश करता है भी मेरे पास 2 हो, 3 हो, मेरा बेटा रहेगा, मेरा पोता रहेगा, वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने लंबी सोच लेता है। तो वही यहाँ सोचनी है। सतत पोषणीय विकास में क्या है कि जितने भी खनिज संसाधन हैं उनका ये नहीं है कि उनका प्रयोग सिर्फ हम ही करें, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका प्रयोग करें। क्योंकि जिस अंधाधुंध तरीके से हम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं,
नियर अबाउट आने वाले कुछ सालों में क्या ये संसाधन खत्म हो जाएंगे, 100, 150, 50 सालों में क्या ये संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए सरकार ने क्या है कि ये तरीका अपनाया जिसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। प्रत्येक क्या है कि देश ने, प्रत्येक सरकार ये चाहती है कि आने वाली भावी पीढ़ियां भी इनका प्रयोग करे, और इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अब है इसी क्रम के अंदर अपने आगे पढ़ेंगे रियो डी जनेरा पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, रियो डी जनेरा ये क्या एक स्थान है, यानी कि ये राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? ये ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील की राजधानी है ये रियो डी जनेरा। ठीक है, ब्राजील की राजधानी के अंतर्गत क्या है कि एक सम्मेलन हुआ था जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, 1992 में हुआ था। रियो डी जनेरा जो ब्राजील की राजधानी है, 1992 में वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था जिसको पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। इसमें क्या है कि दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। 100 से ज़्यादा देशों ने क्या है भाग लिया था। और इस सम्मेलन का एक उद्देश्य था, क्योंकि 1992 के अंदर कुछ पर्यावरणविदों ने, या कह सकते हैं कि पूरे संसार को ये पता चल गया था कि जो समस्या, जो वैश्विक समस्या आज बनी हुई है, अगर ये इसी क्रम में चलता रहा तो आने वाले कुछ समय में क्या है कि समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है अब पृथ्वी का तापक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसी ही एक समस्या अभी नियर अबाउट पंजाब के अंदर आ रही है, अभी करंट में चल रही है। पंजाब के अंदर क्या है कि वहाँ पे बिजली की समस्या आ रही है, क्योंकि वहाँ पे धान की जो है कि खेती होती है और वहाँ पे पानी चाहिए होता है, तो इसलिए क्या है वहाँ पे बिजली नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी ऑफिस है वगैरह है उनका टाइम चेंज कर दिया गया। ऑफिस का जो है, ऑफिस को बिजली सप्लाई होती है वो रोक कर, ठीक है, पानी यानी कि किसानों को दी जा रही है, ताकि क्या है किसानों को कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ें क्यों आ रही है? क्योंकि हम क्या है कई चीज़ों का प्रयोग अंधाधुंध तरीके से करते हैं। जहाँ प्रयोग नहीं करना होता वहाँ भी उस चीज़ का बेवजह प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कि ये जब इस रूम में नहीं बैठे फिर भी पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, ठीक है, पानी की आपको जरूरत नहीं है फिर भी पानी व्यर्थ बह जा रहा है, तो ये चीज़ें होती है गलत होती हैं। तो पर्यावरण विधियों को इस बारे में पता चल गया था, तो उन्होंने क्या किया था, 100 से ज़्यादा देशों ने मिलकर एक मीटिंग की, सम्मेलन किया जो ब्राजील में रियो डी जनेरा में हुआ था। वहाँ पर क्या है कि वैश्विक तापक्रम के ऊपर, ये दुनिया के जो तापक्रम बढ़ रहे हैं, ये कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, वन्य जीव संरक्षण के ऊपर, बहुत सी चीज़ों पे क्या है कि चर्चा कर करके उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया, यानी जिसको बोलते हैं एजेंडा 21। क्या बोलते हैं? एजेंडा 21 बोलते हैं। एजेंडा 21 में क्या किया उन्होंने? ऐसे 21 बिंदुओं को तैयार किया जिसमें भविष्य पे वो काम करेंगे। ऐसे बिंदुओं को तैयार किया जिसमें भविष्य पे वो काम करेंगे। एजेंडा 21 तैयार किया, और भविष्य के लिए जैसे कि पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से की जाए, वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण कैसे हो, वन्य जीवों का संरक्षण कैसे हो, पृथ्वी के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, इस प्रकार से, और प्लास्टिक का किस प्रकार से जो है प्रयोग को कम किया जाए, इस प्रकार से 21 बिंदु उन्होंने तैयार किए जिसको बोलते हैं एजेंडा 21। ठीक है, याद रख लेना। ब्राजील प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरा में। ठीक है, 1992 के अंदर। इसके अंदर कौन सा एजेंडा तैयार किया गया? 21, और इसके प्रमुख बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। अब होता है संसाधन नियोजन। पहले तो नियोजन शब्द का अर्थ समझिए कि नियोजन होता क्या है। संसाधन नियोजन का अर्थ सिंपल सा अर्थ होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। जैसे कि मान के चलो आपका स्कूल है, कॉलेज है, या मान लीजिए आपका घर ही लगा लीजिए, आपका घर को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजमेंट की खाना कौन बनाएगा, सामान कौन लेके आएगा, पैसे कौन कमाएगा, ठीक है, ये एक मैनेजमेंट होता है। कि पापा की जिम्मेवारी है घर यानी कि काम को करना, पैसे कमाना, मम्मी की जिम्मेवारी है खाना बनाना, भाई की जिम्मेवारी है बाजार से सामान लेके आना। तो इसी प्रकार से स्कूल के अंदर होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, उस सारे व्यवस्थापक होते हैं एक तरीके से, वो पूरे स्कूल को देखते हैं। मैथ वाला टीचर मैथ पढ़ाएगा, हिंदी वाला हिंदी पढ़ाएगा, ठीक है, और एसएसटी वाला एसएसटी पढ़ाएगा। तो ये एक मैनेजमेंट होता है, वो उस तरीके से काम करता है। वो एक नियोजन होता है, सारा सिस्टम ऑलरेडी सेट किया होता है। तो संसाधनों में भी नियोजन होना बहुत ज़्यादा है। यदि संसाधनों में नियोजन नहीं होगा तो हम उनका अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करेंगे, और अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आने वाली पीढ़ियाँ उन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाएंगी। इसलिए हमें संसाधनों का नियोजन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो संसाधन है, परंतु पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन है, और जबकि कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है। जिनके पास संसाधन है वो संसाधनों का प्रयोग कर कर दुनिया के क्या है कि अमीर देशों की सूची में आगे हैं, और जिनके पास कम संसाधन है या नाम मात्र संसाधन है वो गरीब देशों की सूची में पिछड़ते जा रहे हैं। तो हमें क्या है कि सभी के क्या है कि अधिकार को देखते हुए कह सकते हो कि सभी के यानी कि संसाधन की उपयोगिता को देखते हुए सही तरीके से इसका यूटिलाइज करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा संसाधन है तो हम उनका अंधाधुंध प्रयोग करें, ठीक है, जिनके पास संसाधन नहीं है उनकी भी मदद करें। ठीक है, अब चलते हैं अपने भारत में संसाधन नियोजन। भारत की बात करते तो भारत एक साधन संपन्न देश है। ये नहीं है कि भारत के पास संसाधन की कमी है, नहीं,
भारत के पास संसाधन की ना ही तो कमी पहले थी और ना ही अब है, और ज़रूरत है हमें संसाधन का नियोजन करने की, उस संसाधन को मैनेजमेंट करने की। क्योंकि भारत के जैसे पश्चिम क्षेत्र में चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि तेल संसाधन बहुत है, यानी पश्चिम क्षेत्र की बात करते हैं भारत के, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे राजस्थान के अंदर है, बाड़मेर साइड में, जैसलमेर साइड में, यहाँ पे तेल के कुएं के होने की संभावना है, तो तेल यहाँ पर मिल सकता है। खनिज यानी कि खनिज जो है, तेल खनिज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो अपने अगर उसका ढंग से यूटिलाइज करें तो काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। इसी प्रकार कर्नाटक, उड़ीसा, केरल साइड जाएँ तो वहाँ पर भी और भी ज़्यादा संसाधन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर अलग संसाधन है। तो कहने का अर्थ भारत के उत्तरी क्षेत्र से लेकर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी से लेकर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु बहुत ज़्यादा है। ये नहीं है कि सभी जगह, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सभी जगह एक जैसे संसाधन नहीं हो सकते हैं। कहीं पर तेल खनिज अधिक है तो कहीं पे क्या है कि तांबा अधिक है, ठीक है, कहीं पे कोयला अधिक है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग मिलेंगी। तो ज़रूरत है हमें उस संसाधन को नियोजन करने की। ठीक है, हमारा कोई क्षेत्र ऐसा है जो साधन संपन्न है, जबकि कोई क्षेत्र ऐसा है जो साधन संपन्न नहीं है। तो हमें उस प्रक्रिया को क्या है कि नियोजन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम संसाधन के संरक्षण की। आखिरकार हमें संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? देखो, ये एक जरूरी बात है कि हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, यदि हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी है कि उन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक हैं, जितने भी हैं, अगर इसी तरीके से हम पेट्रोल डीजल के, आपको पता रेट भी बढ़ रहे हैं और पृथ्वी के यानी कि तरह से ये कम भी हो रहा है, और इसी प्रकार से यूज़ करते रहे तो शायद आने वाली पीढ़ियाँ इनका प्रयोग न करें। आने वाले 50, 60 या 100 सालों में चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्या है कि इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, नियोजन करना पड़ेगा कि हमें संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, आज मान लो 2 भाई जा रहे हैं और एक ही ऑफिस में जा रहे हैं या मार्केट ही जा रहे हैं, तो 2 अलग अलग बाइक लेके जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 2 अलग अलग बाइक लेके जाएं, वो एक बाइक भी लेके जा सकते हैं। उनसे उनका पैसा तो बचे ही बचेगा, साथ में क्या होता है, संसाधनों का भी संरक्षण होगा। अब घर के अंदर आप 2 पंखे चला कर बैठे हो, अगर वहीं पे आप एक पंखा चलाओ तो शायद बिजली भी बचेगी, साथ में आपका पैसा भी बचेगा। तो ये एक संसाधनों का संरक्षण होता है, इसको हमें समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है आपका भू संसाधन। भू संसाधन क्या है, पहले ये देखिए, भूमि के ऊपर जितने भी संसाधन हैं वो भू संसाधन की श्रेणी में आते हैं। पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? भू संसाधन की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, खनिज जितने भी हैं, सारे के सारे भू संसाधन की श्रेणी में आते हैं। और हमारी पृथ्वी पर ये नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की सतह अलग होती है। आपको पता है पृथ्वी पे क्या है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदी है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे पेड़ है, कहीं पे पौधे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग संसाधन मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको सभी जगह सोना सोना मिलेगा, सभी जगह चांदी चांदी मिलेगा, सभी जगह तेल ही तेल मिलेगा। नहीं, हर संसाधन की एक अलग भूमिका होती है और अलग क्षेत्र होता है। तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे कल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।